हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30% सीडीपी के लेकर हाजिर हो गई। ये वो 30% है जो दिसंबर 2022 के पेपर में आए हुए हैं। करते हैं पहला प्रश्न आज का। क्या कहता है? कथन है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने योग्य है। और इसका कारक क्या है? कारक मतलब रीजन। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। क्या यह कथन का सही कारक है, रीजन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बच्चा बचपन से ही पीड़ित होगा तो पूरे जीवन में उसके बचपन का प्रभाव पड़ेगा। वो इतना विकास नहीं कर पाएगा जितना कि एक सामान्य बच्चा करता है। तो अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है, कथन और कारक दोनों ही सही है और कारक सही व्याख्या करता है। क्या ये सही होगा? जी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि उसका बचपन ही पीड़ित है तो वो कैसे विकास करेगा। कथन और कारक दोनों सही है, लेकिन कथन है कारक है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता। यह बात भी गलत है, क्योंकि अपना जो कारक है वो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। और फिर सी ऑप्शन है, कथन सही है लेकिन कारक गलत है। ये बात अपनी सही बैठ रही है यहाँ पे। और डी क्या है? कथन और कारक दोनों ही गलत है। नहीं, अपना कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या कहा गया कि बच्चे का विकास है वह सीधा नहीं है, पहले ये बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे की ओर मुड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो किस सिद्धांत को दर्शाएगा? हमने अपनी थ्योरी क्लास में देखा था कि बच्चे का सिद्धांत कैसे होता है? चक्रीय सिद्धांत होता है। ऐसे पहले आगे बढ़ गया, फिर पीछे मुड़ गया, फिर बढ़ गया, फिर पीछे मुड़ गया, ऐसे कभी रुक गया, कभी तेज गति से हो गया। बच्चे का विकास कैसा होगा? चक्रीय। तो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है चक्रीय बढ़ोतरी, ऑप्शन सी है एक दिशीय विकास और ऑप्शन डी है विकास सततहीनता। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत से अभिभावक ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर रिक्त के प्रभाव को दर्शाता है। किसके प्रभाव को दर्शाएगा? ऑप्शन ए है अपना मीडिया, ऑप्शन बी है सहपाठी, ऑप्शन सी है पास पड़ोस, ऑप्शन डी है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो किसका दिखाएगा? जो बच्चे टीवी या मोबाइल में देखकर किसी चीज़ की नकल करते हैं, तो हम उसको किसका असर बताएंगे? मीडिया का। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? आपको सीटेट के एग्जाम में ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि सही नहीं, इन वाक्यों की लास्ट में क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। क्या पूछा गया है अपने को? प्रगतिशील शिक्षण के बारे में। ऑप्शन ए है अपना, इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना शामिल है। ऑप्शन बी है, इसमें व्यक्तिगत प्रशिक्षण, वर्षांत परीक्षा और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना शामिल है। ऑप्शन सी है, इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध वीडियो से मूल्यांकन आंकलन शामिल है। डी है अपना, इसमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग, दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं। तो क्या है? प्रगतिशील शिक्षण में किसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया है? करके सीखने पर। प्रगतिशील में सबसे ज्यादा किसको बढ़ा दिया गया है? करके सीखने पे। तो वो कौन से ऑप्शन में है ये वाक्य? ये ऑप्शन सी में है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण में क्या होता है? हम करके देखते हैं कोई भी प्रयोग, जैसे कि अपने इसमें लैब को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। अपने बायोलॉजी की लैब हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, फिजिक्स की हो गई, उसमें बच्चे खुद अपने हाथों से कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें जीवन भर याद रहता है। और आजकल के स्कूलों में मैथ की लैब भी खोली जाने लगी है। अगला है अपना, पियाजे जीन ने या फिर जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? मतलब इनके जो विकासात्मक अवस्था है उनको सही क्रम में लगाना है।
ऑप्शन एक है अपना पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है अपना संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है अपना संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने क्या बताया था, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई विकास की। जो सबसे पहली क्या होगी, बच्चा सबसे पहले इंद्रियों के द्वारा सीखेगा, फिर दूसरी स्टेज में उसमें थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी होने लग जाती है, वो थोड़ा सक्रिय हो जाता है। तीसरी में जो चीज़ें उनके सामने ठोस चीज़ें उनके सामने होती है या फिर चीज़ों को देखकर उसके मन में विचार आते हैं। और चौथी अवस्था में क्या होता है, वह विचारों के आधार पर कल्पना करता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होएगा, इसमें सही होएगा बी। सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। बच्चों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल का ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप थ्योरेटिकल वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। और मेरी जो प्लेलिस्ट पे CDP की प्लेलिस्ट है उनमें जो वीडियो डाले गए हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं है, ये 10-10 12-12 मिनट के, तो उनको डबल की स्पीड पे करके देखिएगा, आपका सारा CDP का सिलेबस फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक सक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे। औपचारिक सक्रियात्मक में क्या होता है, बच्चों के सामने चीजें नहीं होती, वो सिर्फ विचारों से कल्पना करते हैं। समझ में आया आपको, सिर्फ उनके विचारों से ही कल्पना करेंगे। तो ऑप्शन ए है अपना रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, तो उसने कुछ चॉकलेट खाई है तो क्या फिर वो विचारों की कल्पना हो गई, मेरे ख्याल से नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चीज को अनुभव किया है, खा के उसका अनुभव किया है, मतलब ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। फिर बी है, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है। इसमें हमें सिर्फ हिंट दिए गए हैं अपने विचारों से कल्पना करने की, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑप्शन सी है प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हमें पता है, हमने जो मतलब वहाँ के जो लोगों ने देखा है फिर लिखा है, मीडिया के द्वारा हमने सुना है, वो बताएंगे, फिक्स है ये। और डी क्या है, 78 प्लस 89 कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हिंट दिया गया है और हमें तुलना करनी है अपने विचारों से भी, ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है, कौन सा इनमें बड़ा है कौन सा छोटा है और किसका संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन है अपना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए का अपना सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा पॉइंट दे रखा है सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा है भाषा और चौथा है नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसमें हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो लेव वाइगोत्स्की का सबसे पहले तो हम सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक का, इन दोनों को चूज करेंगे, ये जो दोनों में होएगा वो ऑप्शन को हम लेंगे, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का विकास का सिद्धांत या फिर सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है, सामाजिक सांस्कृतिक पर आधारित है। तो ये दोनों ऑप्शन कौन से में आ रहे हैं, अब ये देखते हैं। पहला और दूसरा किस में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, ये गलत हो गया। अब इसमें है पहला और दूसरा, और इसमें क्या है, पहला तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो अपना सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन के स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन एक है पुनर्बलन, ऑप्शन बी है अनुबंधन, ऑप्शन सी है आदर्शीकरण, ऑप्शन डी है पार्ड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा। लेव वाइगोत्स्की ने एक कंसेप्ट दिया था, एक तो ZPD का, आपको ZPD, इसमें एक तो इसका दिया था, एक सामाजिक सांस्कृतिक के द्वारा मतलब अधिगम के द्वारा सीखने वाला दिया था।
तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो बड़ों के द्वारा दी जाने वाली सहायता क्या कहलाएगी, इसमें ये कहलाएगी, ऑप्शन अपना सही आंसर होएगा डी, पाड़। पाड़ को हम क्या बोलेंगे, स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग इसका क्या मतलब होता है, जहां पर बड़ों के द्वारा दी जाने वाली सहायता होती है उसे हम क्या बोलेंगे, पाड़। जहाँ पे सहायता नाम आ जाएगा वहां पे आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चूज करना है, सिर्फ पाड़ या स्केफोल्डिंग को चूज करना है। इसके द्वारा, ये बड़ों के द्वारा दी जाने वाली सहायता या फिर अनुदेशन है जिससे कि बच्चा इसकी सहायता से अपने कार्य तक पहुंचता है। आगे हम देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहाँ पर अपने ऑप्शन है, पहला है बच्चा दूसरे को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ऑप्शन बी है बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। ऑप्शन सी है सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकार करता है। ऑप्शन डी है बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौम नियमों का भी पालन करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसमें क्या स्वर्णिम नियम के बारे में पूछा है, अभी ये स्वर्णिम नियम कौन से स्तर पर आएगा, बच्चा क्या करता है जहाँ पे, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए का अपना, बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। ऑप्शन बी है बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है। ऑप्शन सी है बुद्धि एक रिक्त वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया गया है। ऑप्शन डी है अपना, बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। तो क्या बताया गया, हार्वर्ड गार्डनर ने अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है, जैसे कि जिसमें संगीतज्ञ बुद्धि होगी वह गायन शैली में निपुण होएगा। अब जिनमें गणितज्ञ बुद्धि होगी उनमें अंकों का ज्ञान सबसे ज़्यादा होगा। जिनमें आध्यात्मिक बुद्धि होगी वो अपने आप को जानने की कोशिश से ज़्यादा करते हैं। ऐसे करके हार्वर्ड गार्डनर ने अनेक बुद्धियाँ बताई है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही आंसर, तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन डी, बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। अगला है अपना, बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। क्या कहा गया है कि जब बहुत से विज्ञापन या एडवर्टाइज आती है तो उसमें रूढ़िवादी भावना दिखाते हैं, तो एक टीचर को बच्चों को कैसे समझाना चाहिए उस भावनाओं को तोड़ने के लिए, रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने के लिए। ऑप्शन ए का अपना, वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है वह उन्हें उन विशेषज्ञों की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तात्विक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी है उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी है वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई पुराने विज्ञापनों में रूढ़िवादी सोच दिखाई गई है, अध्यापिका को वो सोच कैसे तोड़नी है, कैसे एग्जाम्पल देकर, जैसे हम क्लिनिक प्लस की विज्ञापन देखते हैं उसमें हमेशा लड़की के लंबे बाल दिखाए जाते हैं, कभी भी लड़कों के लंबे बाल नहीं दिखाए जाते। अब ये तो नहीं है कि शैम्पू सिर्फ लड़कियां ही लगाएगी। अब जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वहाँ पे आदमी भी बाल बढ़ाते हैं और फिर बाल बढ़ाएंगे तो उनकी देखभाल भी जरूरी है। तो वहाँ के अगर हम उन विज्ञापनों में हम लड़के को भी दिखा सकते हैं, सिख समुदाय के लड़के हैं वो बाल बढ़ाते हैं। इसका एक उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जैसे आदिवासी ऑयल आया था तो उसमें सिर्फ औरतों के लंबे बाल नहीं दिखाए गए, आपने यूट्यूब पे इंस्टा पे देखा होगा, उन्होंने अपने इतने जोर शोर से विज्ञापन किया, वहाँ पे आदमियों के भी लंबे लंबे बाल बड़े हुए दिखाई दिए। तो उसमें हमें इसमें सही आंसर कौन सा बैठेगा, वह उन विशेषज्ञों के आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तात्विक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। मतलब उस विज्ञापन की आलोचना करके कोई दूसरा उदाहरण दे और बच्चों को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
बच्चों, अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लग रही है और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप 1.5 या 2 की स्पीड पे देखिएगा। आपके 30 क्वेश्चन जल्दी से कवर होंगे, टाइम भी ज़्यादा बचेगा। अब आपके एग्ज़ाम में टाइम कम है तो जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? ये शब्द किसके हैं? ऑप्शन ए है अपना जीन पियाजे का, ऑप्शन बी है लेव वाइगोस्की का, ऑप्शन सी है वी.एफ. स्किनर का, ऑप्शन डी है जेरोम ब्रूनर का। तो ये शब्द किसने कहे विचार से पहले भाषा आती है? तो ये शब्द है जीन पियाजे के। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या इसमें सही है नहीं पूछा, सही नहीं है पूछा है। सीटेट के एग्जाम में आपको कुछ शब्दों का बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो प्रश्न में जैसे नहीं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं या सही। प्रश्न में दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई, ये तो प्रश्न में। वहीं पर आपको ऑप्शन में जैसे कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जैसे सरल, सुगम, प्रोत्साहित। आपको इन शब्दों की तरफ जो शब्द, ये वाले शब्द होंगे ऑप्शन में, उन शब्दों को हमेशा टिक करना है। वहीं पर जैसे कठोर, नियंत्रण, जटिल ऐसे शब्द आ जाए या नकारात्मक शब्द हो, उन ऑप्शन की तरफ आपको एग्जाम में कभी भी नहीं जाना है। अब आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की वीडियो और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन की प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन बी है एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन सी है एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आंकलन से अलग आंकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आंकलन तथा सम समूह आंकलन को भी प्रस्तावित करना चाहिए। और डी है एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो इसमें अब हमें अगर 2-3 ऑप्शन आते हैं, जैसे ऑप्शन इसमें पॉइंट आ देते, ये 4 पॉइंट देते, 1 2 तब तो हम अलग अलग ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन अब एक ही ऑप्शन चूज करना है तो हम कौन सा सबसे ज़्यादा स्टिक बैठेगा? इसमें ऑप्शन सी सही बैठेगा। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आंकलन से अलग आंकलन के लिए अन्य मार्गों जैसे स्व आंकलन तथा सम समूह आंकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों के उल्लेख करने में प्रयोग में लानी चाहिए? इसमें ये कहा गया है कि एक क्लास होते हैं जिसमें कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है, तो क्या उनके लिए ऐसे शब्द हमें प्रयोग करना चाहिए क्लास में? विवाह, तू तो मतलब जिसको कम सीखता है तो उसके लिए भी ये डम है, नलायक है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करके कुछ बोलना चाहिए क्लास में। तो ऑप्शन है अपने, ऑप्शन ए है जी हाँ, यह विद्यार्थियों को अपने अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है। ऑप्शन बी है जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामकरण करती है, यह समावेशी नहीं है। ऑप्शन सी है जी हाँ, ये शब्दावली अध्यापक को विद्यार्थियों के वर्गीकरण करने में मदद करती है। ऑप्शन डी है जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है। तो क्या हमें क्लास में ऐसे शब्द उपयोग करने चाहिए? डम, नलायक, तुझे कुछ समझ में नहीं आता? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामकरण करती है और समावेशी नहीं है। एक समावेशी कक्षा में क्या होंगे? सभी प्रकार के विद्यार्थी होंगे, जल्दी सीखने वाले भी और धीमी गति से सीखने वाले भी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? ऑप्शन एक है क्षेत्रीय, बी है
सामाजिक सांस्कृतिक, सी है आर्थिक, डी है भाषाई। तो अब इसमें क्या कहा गया है, एक मतलब टीचर है, अध्यापिका है, उसे अपनी कक्ष में क्या क्या भिन्नताएं शामिल करनी चाहिए। तो हमने देखा है समावेशी शिक्षा में ये सभी भिन्नताएं बताई गई है कि एक अध्यापक को क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई सभी भिन्नताएं शामिल करनी चाहिए। तो अगर हम ये अगर ऑल ऑफ ये सभी ऑप्शन होता तो हम किस पे टिक करते, ये सभी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक पूछा गया है तो हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा हम किसे देंगे, सामाजिक सांस्कृतिक को। इसका सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन बी। अगला है अपना मूर्ति कक्षा 4 की विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना कि कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मतलब मूर्ति है, एक नाम का लड़का है, वो कक्षा 4 में पढ़ रहा है, लेकिन उसे आता कितना है, जितना पहली कक्षा के बच्चे को आता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अपने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गति समन्वय वैकल्प, बी है गुणज वैकल्प, सी है पठन वैकल्य और डी है लेखन वैकल्य। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मूर्ति को किसमें, शब्दों के वर्तनी और पठन में कठिनाई हो रही है, तो हम इसका सही आंसर क्या करेंगे, पठन है, तो इसका सही आंसर होगा पठन, ऑप्शन सी, मतलब डिसलेक्सिया। ये क्या है, डिसलेक्सिया। और लेखन क्या होता है, डिसग्राफिया, जिसको लिखने में कठिनाई हो। और गुणज क्या होता है, डिसकैलकुलिया, जिसको अंकन में कठिनाई हो, मतलब गणित के सवाल जल्दी से समझ में नहीं आते, कैलकुलिया। और गति समन्वय वैकल्प क्या है, डिस्प्रेक्सिया। क्या है, डिस्प्रेक्सिया, जिसे चलने फिरने में कठिनाई हो। अगला देखते हैं हम, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है। ऑप्शन ए है उनकी अभिसारी सोच की क्षमता के आधार पर, बी ऑप्शन है समकक्षियों के बीच उनकी प्रसिद्धि को आंक कर, ऑप्शन सी है उनकी मौलिक सोच के आधार पर, और ऑप्शन डी है उनके सरल एवं प्रत्यास्मरण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर। मतलब विद्यार्थी सृजनात्मक है या नहीं, कैसे उसकी पहचान कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, उनकी मौलिक सोच के आधार पर। मौलिक सोच कौन सी होती है, इनोवेटिव थिंकिंग। इनोवेटिव थिंकिंग ये क्या होती है, हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं ऐसे बच्चे, मतलब कुछ ना कुछ नया करें। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है, आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो इसका ऑप्शन ए आएगा संवलीनता, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली, ऑप्शन सी है अवधान्योन्ता, अति क्रियाशीलता, विकार, और ऑप्शन डी है सृजनात्मक। तो ऐसा आवेगशीलता और कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, मतलब ज़्यादा समय तक वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, कुछ ही टाइम तक ध्यान केंद्रित कर पाता है। और व्यग्रता, बहुत देर तक एंड बैठने की क्षमता, मतलब उसमें क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादा देर तक वह बैठ नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, अवधान्योन्ता। अवधान्योन्ता क्या होती है, जो बहुत देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते ऐसे बच्चे। और अति क्रियाशीलता क्या होती है, मतलब उनमें क्रियाशीलता ज़्यादा हुई, वो एक जगह पर ज़्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ सकते। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूलन नहीं है। ये नहीं है, आपको विशेष ध्यान रखना है, अनुकूलन है और नहीं है में बहुत फर्क होता है। और ऑप्शन 4 ऑप्शन में 2 अनुकूलन है के लिए दिए होंगे और 2 ऑप्शन अनुकूलन नहीं के लिए दिए होंगे। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ए का लचीले समूह का गणन, बी है विभेदित अनुदेशन, सी है योग्यता आधारित समूहकरण, और डी है पाठ्य चर्चा में यथोचित समायोजन। तो क्या पूछा गया है, हमें समावेशन के अनुकूलन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, योग्यता आधारित समूहीकरण। हाँ, जब हम नालायक होशियार बच्चों के हिसाब से बांट देंगे तो फिर वो बच्चे एक साथ कैसे सीख पाएंगे। योग्यता के आधार पर क्लास में बच्चों का कभी भी वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। यहाँ पे भी क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है उच्च स्तर का समर्पित भाव, ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से काम करने को प्राथमिकता, ऑप्शन सी है एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता,
ऑप्शन डी है किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। अब मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चे की मतलब उच्च स्तर का संप्रतित्व भाव तो उनमें होता ही है। स्वतंत्र रूप से काम करने की प्राथमिकता होती है क्योंकि उनका इतनी नॉलेज होती है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और क्या है, और इसमें ये क्या, एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्रतिभाशाली या मेधावी बच्चा एक काम को बार बार रिपीट नहीं करेगा, उससे उबजेगा। और डी क्या है, किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यह है प्रतिभाशाली या मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए। ऑप्शन ए है कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण। ऑप्शन बी है सभी छात्रों को समान व्यवहार की अपेक्षा। ऑप्शन सी है बिना पूछे प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार। ऑप्शन डी है अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने बताया जहाँ पे कठोर, नियंत्रण या फिर अपेक्षा जैसे शब्द आ जाए तो वो ऑप्शन तो आपको वैसे ही एलिमिनेट कर देने हैं। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा क्या है, बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार, की यह बात सही है, बिल्कुल नहीं, इसको भी हम काट देंगे। अगला, अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा भी, हर बच्चे को अपनी अपनी क्रिया करने के लिए क्लास में अवसर देना। अगला प्रश्न है अपना, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन है ए है जब तक बच्चों से वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है रट्टा लगाने के लिए कहना जब तक बच्चों की पुरानी अवधारणा सही से न बदल जाए। तीसरा है बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों के तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है बच्चों को अपनी स्कीमा के संप्रत्यात्मक विकास करने पर इनाम देना। तो ऑप्शन ए क्या सही है, नहीं, इसमें दंड का उपयोग आ गया तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा, रट्टा लगाने पर भी कहीं पे बल नहीं दिया गया तो ये ऑप्शन भी आप काट देंगे। तीसरा, बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण देना जिससे बच्चे की क्या तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव वर्ड प्रोत्साहित, तो इसकी तरफ अपन जाएंगे। डी ऑप्शन है बच्चे को अपनी स्कीमा के संप्रत्यात्मक विकास करने पर इनाम देना। इनाम क्या है, एक बाहरी अभिप्रेरणा है, इससे बच्चा कुछ टाइम के सीख पाएगा, जब तक उसमें अंदरूनी अभिप्रेरणा नहीं आएगी वह लगातार नहीं सीख पाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑप्शन सी, बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों की तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है अपना, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। ऑप्शन, इसमें पॉइंट एक है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। पॉइंट बी है पाठ्यचर्या और आंकलन को छात्रों की आवश्यकता के अनुकूलन बनाना। पॉइंट थ्री है छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। और चौथा है कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंध करना। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी ये भावनात्मक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना सही है, और अनुकूलन जैसे बच्चों के लिए अनुकूलन होएगा वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे लचीला समूह निर्माण हो गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, कठोर नियंत्रण प्रबंध, इसको जहाँ पे कठोर नियंत्रण जैसे शब्द आ जाएगा वो ऑप्शन तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन हो वो वाला ऑप्शन सही होएगा। तो इसमें चौथा है ये भी गलत होगा, इसमें पहला दूसरा तीसरा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अपना, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा। ऑप्शन एक है रटना, बी है खोज शिक्षण, सी है अभिनय अनुदेशन और डी है अनावर्त शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी खोज शिक्षण, क्योंकि उसने एक ब्लैंक मैप दे दिया और बताया भी कौन कौन से नगर है, तुम उससे ढूंढ के बताओ, तो बच्चे अपने आप उसमें खोजेंगे और उसका आंसर देंगे। तो कौन सा होगा, खोज शिक्षण। अगला प्रश्न अपना, किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय का अधिगम तथा अंतर संबंधित रूप से किया गया प्रस्तुति कहलाती है। मतलब प्रस्तुति क्या कहलाएगी, किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय का अधिगम के अंतर संबंधित प्रस्तुति क्या कहलाएगी। प्रस्तुति क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है।
ऑप्शन ए है स्मृति सहायक विधियां, ऑप्शन बी है खोजी विधियां, ऑप्शन सी है चित्रण आयोजक, ऑप्शन डी है कलन विधि। अब प्रेजेंटेशन होगी, वहां पे आप चित्र इंक्लूड करते हैं। जैसे अब ये मेरी स्लाइड की प्रेजेंटेशन है, आपको 30 पर्सनों की प्रेजेंटेशन करा रही हूँ, तो इसमें क्या है, मैंने लिखित रूप से ये चित्रों को दिखा रही हूँ हर एक पर्सन का। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी चित्रण आयोजक। अगला प्रश्न है अपना, शिक्षा की कई प्रतिसंवेदनाएं यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम सत्रों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए। मतलब शिक्षा की प्रतिस्पर्धा, मतलब जहाँ पर क्या है कि एक शिक्षा ये बता रही है कि इस शिक्षा से विद्यार्थी कम सीख रहे हैं, तो हमें किस चीज़ पर मतलब सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन ए है तंत्र पर, बी है बच्चे पर, सी है समुदाय पर, डी है अभिभावक पर। तो हम किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, जहाँ पर जिस चीज़ से बच्चा कम सीख रहा है, तो पहले तंत्र पे, मतलब शिक्षा सिस्टम में क्या कमी है कि बच्चा सीख नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ सिस्टम को ही देखना होगा, तंत्र को देखना होगा। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अपना, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, मतलब उनमें खुद की अभिप्रेरणा होती है। बाहरी कौन से होते हैं, जैसे कि इनाम हो गया, ये तो होंगे बाहरी, और आंतरिक रूप से खुद के। अब जैसे आप सीटेट का एग्जाम कर रहे हो, ये खुद के लिए अभिप्रेरित, तो तभी आप अलग अलग तरीके के मतलब हर प्रकार के वीडियो नोट्स देख रहे हो। तो ऑप्शन ए है दंड एवं पुरस्कार पर बल दिया जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए। ऑप्शन बी है पठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन डी है उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व की भावना, उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। ऑप्शन डी है शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों में उनका आकलन करते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन डी आएगा, उनका ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होएगा। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व की भाव की, उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। जहाँ हमें अपनत्व लगेगा उस चीज को हम बहुत ही अपने इंटरेस्ट के साथ करेंगे। अगला प्रश्न है अपना, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए है शर्म, बी है डर, सी है निराशा और डी है जिज्ञासा। इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जिज्ञासा। अगला प्रश्न है अपना, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद में आज का लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट जरूर करना, ताकि मैं हर रोज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। कथन है अपना, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। विकल्प चुनते हैं। ऑप्शन ए है कथन और कारक दोनों सही है और कारक सही व्याख्या करता है कथन की। ऑप्शन बी है कथन और कारक दोनों सही है लेकिन कारक सही व्याख्या नहीं करता कथन की। ऑप्शन सी है कथन तो सही है कारक गलत है। ऑप्शन डी है कथन और कारक दोनों ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए कथन और कारक दोनों सही है। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह की क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए है जो चुनौतीपूर्ण हो, समालोचनात्मक चिंतन अनुमति दे। बी है जो पुनरावृत्तीय और यांत्रिक हो। सी है जो पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो। डी है जो बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दे। तो सामाजिक संरचनात्मक की कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों को बल देना चाहिए, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। इसके साथ ही आज का ये प्रीवियस ईयर के 30 प्रश्न अपने समाप्त होते हैं। कल फिर से 7 बजे हम हाजिर होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न लेकर। प्लीज़ हमारे साथ एग्जाम तक कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर रोज़ 7 बजे एक नया वीडियो मिलेगा। इसके साथ ही आपको ईवीएस के भी सारा सिलेबस मिलेगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देखिएगा, आपको ईवीएस के भी वीडियो मिलेंगे और बाकी थ्योरेटिकल वीडियो को भी आप डबल की स्पीड पे जरूर देखिएगा। कम समय में आप ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।